तो जैसे अपन देखो, ये एक मिनट दोबारा समझ लो। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब अपन इनसे कराते हैं तो ये यहां पर ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऐसा लग रहा है रूम में लाइट वाइट बंद करके बिल्कुल मूवी देख रहे हो। यहां पर ये H माइनस देगा, ये H माइनस न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन की बात नहीं है, आपको हमेशा ही ये पहचानना होता है यार ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इस पर जाकर अटैक करेगा। ठीक है, अब जब भी कभी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव आएंगे और बगल में न्यूक्लियोफाइल होगा तो हमेशा एक ही काम होगा, वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। सब जगह यही काम होगा, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने H माइनस इधर अटैक किया, ये H प्लस इधर आया, फिर सेम कार्बन पे 2 OH आ गए, यहां से वाटर बाहर निकल गया, पहले स्टेप में एल्डिहाइड बन गया, फिर एल्डिहाइड से दोबारा अटैक हो जाएगा, वो अल्कोहल बन जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है। ठीक है, इसलिए आज के लिए दूसरा मेथड यूज में लेते हैं। ठीक है, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स के थ्रू, जैसे RCOCl, यहां से H माइनस ने अटैक किया, इधर से ये H प्लस जोड़ दिया अपन ने, फिर यहाँ ये मैं बेसिक फंडा के अंदर डिस्कस कर चुका हूं कि सेम कार्बन पे एक OH और Cl भी स्टेबल नहीं होते, HCl बाहर निकल के ये एल्डिहाइड बन जाएगा, फिर अल्कोहल बन जाएगा। और सिमिलरली है एस्टर के बारे में, अगर यहां हो RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इधर आ जाए R डैश, अरे ये भी तो वही है कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव ही, तो यहां से ये क्या देगा अपन को, H माइनस देगा, ये H माइनस किसी एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, ये पूरा लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये आ जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, और फिर सिंपल वही सेम दोबारा अटैक हो जाएगा, नोट कर लो बस। लेकिन एमाइड से यहां एल्कोहल नहीं बनेगा, एमाइड से क्या बनता है, एमीन बनता है। एमाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, एमीन बनता है, 1 डिग्री एमीन। ये डिस्कस कर चुके हैं अपन, यहाँ सेम कार्बन पे OH और NH2 स्टेबल नहीं होते, तो यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा, फिर से पोलर बाई बॉन्ड, और फिर से दोबारा यही काम हो जाएगा, H माइनस पॉजिटिव पे अटैक कर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव पे अटैक कर देगा।
हो गया बेटा? अरे हो गया क्या? नेक्स्ट लिखो 7th, बाई या फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड से बाई रिडक्शन, तो ऊपर किया तो है भी अपन ने एल्डिहाइड का रिडक्शन फर्दर फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। देखें यहां पर मेरे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O है, इसकी रिएक्शन अपन किसी रिड्यूसिंग एजेंट से करा दें, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से करा दो, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H+, सोडियम बोरोन हाइड्राइड और H+, ठीक है, सोडियम प्लस इथेनॉल, ये नोट करो आप एक। सोडियम प्लस इथेनॉल, C2H5OH, इसे बोलते हैं बोउ ब्लैंक रिडक्शन। सोडियम हाइड्राइड, इसे बोलते हैं डार्जन रिडक्शन, या निकल और H2, इसे बोलते हैं कैटालिटिक रिडक्शन। तो ये सब के सब इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, CHOH। मैंने वहां इनके बारे में थोड़ा डिटेल से समझाया था। NaBH4 किस किस से बातें करता है, एल्डिहाइड से, कीटोन से, RCOCl से, ठीक है, मेनली इन्हीं से बातें करता है, एल्डिहाइड, कीटोन और RCOCl। हो गया इतना? ये अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। अरे हो गया क्या बेटा? चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस, कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कोहल, कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कोहल। अब ये बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, ये आप या तो एनसीईआरटी से पढ़ेंगे या मॉड्यूल से पढ़ेंगे, ठीक है।
ये आप ही को पढ़ना है एनसीईआरटी से, क्योंकि यूजेस वगैरह कोई नहीं पूछता, और फिर भी एक बार पढ़ लेना। ठीक है, इसमें CH3OH जो होता है उसे क्या बोलते हैं? वुड स्प्रिट। CH3OH इसे क्या बोलते हैं? वुड स्पिरिट बोलते हैं। ये वुड के डिस्टिलेशन से मिलती है। चलो, इथेनॉल कैसे मिलता है? फर्मेंटेशन से। ठीक है, ग्रेप्स वगैरह से या। चलो आगे लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, आप जब PYQs देखोगे ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो उनमें आपको कहीं भी नहीं दिखेंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि ये नहीं पूछे जाते हैं, पूछी जाती है रिएक्शन। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहला पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मॉलिक्यूलर वेट के। ठीक है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। सरफेस एरिया, जैसे जैसे साइड चेन बढ़ती जाएंगी सरफेस एरिया कम होता जाएगा। नंबर ऑफ साइड चेन के रेसिप्रोकल। बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल, सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल, या सब सारे चैप्टर में ऐसे ही तो पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, आगे देखो, इन एल्कोहल, एक पॉइंट नोट करो, एज नंबर ऑफ, मुझे लगता है मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसे, एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेज। van der Waals force increases, van der Waals फोर्स मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो van der Waals फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, और हैंस बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इसका इंक्रीज हो जाएगा। हाँ जी, एक क्वेश्चन लिखूं, अरेंज फॉलोइंग in increasing order of boiling point. Increasing order of boiling point. पहला है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सेकेंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। थर्ड एल्डिहाइड, और फोर्थ एल्काइल हैलाइड। हाइड्रिक का मतलब OH ग्रुप, हाइड्रिक का मतलब OH ग्रुप, तो मोनो हाइड्रिक का मतलब एक OH ग्रुप है, पॉलीहाइड्रिक का मतलब बहुत सारे OH ग्रुप है। चलो अब एक बात देखो, यहां मेरे पास ये CH3OH और यहां मेरे पास ये दूसरा CH3, इधर आ जाएगा ऑक्सीजन, इधर आ जाएगा H, फिर इधर आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा ऑक्सीजन, इधर आ जाएगा H। ये हाइड्रोजन दो मोरियन के बीच फंसा कि नहीं फंसा? अगर ये दो मोरियन के बीच फंस गया तो यहां क्या हो गई? H बॉन्डिंग। तो अगर OH ग्रुप वहां प्रेजेंट है तो वहां क्या हो सकती है? H बॉन्डिंग।
अगर ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या हो सकती है, ज्यादा H बॉन्डिंग, और जैसे जैसे H बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा, इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो वेपर नहीं बनेगी फिर आसानी से, क्योंकि जहां फोर्स वीक होता है वही तो वेपर इजीली बनती है भाई। तो यहां पर इन दोनों में तो क्या होगा, H बॉन्डिंग, ये कैसा होगा, एल्डिहाइड में क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में ज्यादा वीक कौन होता है, पाई और सिग्मा में ज्यादा वीक कौन होता है, पाई, तो जो ज्यादा वीक होता है वो ज्यादा ब्रेक होता है, तो यहां पाई बॉन्ड है तो ये क्या होगा, ये मोर पोलर होगा, मोर पोलर, तो मोर डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन, जिसे और क्या बोलते हैं, कीजोम फोर्स बोलते हैं, ये क्या होगा, लेस पोलर, लेस पोलर होगा तो ये ठीक है। इन दोनों को भी अगर थोड़ा सा और क्लियरिटी के साथ बोलें तो अलग अलग ही बोल देते हैं, लेस H बॉन्डिंग, यहां क्या हो जाएगा, मोर H बॉन्डिंग, तो ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्या है, वंडरवाल फोर्स, और बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो वंडरवाल फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसका मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रांग फोर्स किसके अंदर है, सेकंड के अंदर, मोर OH ग्रुप, OH बॉन्ड तो मोर H बॉन्डिंग, फिर फर्स्ट के अंदर, फिर किस में आएगा, थर्ड के अंदर, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा, फोर्थ वाले का, नोट कर लो। हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, हाँ जी इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ब्रांच के रेसिप्रोकल होता है, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, सिंपल। तो यहां बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आ जाएगा, नोट कर लें, बताएं मैं अगले क्वेश्चन का आंसर। ए बी
DC। सिंपल है। अरे वही बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल होगा और ब्रांच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नंबर ऑफ ब्रांच, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट तो A का है, फिर बी और डी का मॉलिक्यूलर वेट तो बराबर है, लेकिन डी में ब्रांच आ जाएगी एक, ठीक है, तो फिर बी का आ जाएगा, फिर डी का आ जाएगा, फिर सी का आ जाएगा। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। बताओ ये अल्कोहल और फिनॉल किस में सॉल्युबल होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में या पानी में? ये किस में? देखो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो सॉल्युबल होते ही हैं, लेकिन ये वाला पानी में भी सॉल्युबल होगा, क्योंकि इसके पास क्या है? OH ग्रुप, और OH ग्रुप पानी के H के साथ मिलकर क्या कर सकता है? H बॉन्डिंग। तो इसलिए अल्कोहल और फिनॉल जो होते हैं ये पानी में सॉल्युबल होते हैं, पानी में भी सॉल्युबल होते हैं। तो आप लिखें इसमें सॉल्युबिलिटी में लिखो अल्कोहल एंड फिनॉल आर soluble in organic solvent and also in water, और वाटर में सॉल्युबल क्यों है? ब्रैकेट में लिख लेना, ड्यू टू H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग की वजह से ये पानी में सॉल्युबल होते हैं। अब यहां पर देखो, कार्बन 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 कार्बन, इस तरह से यहां पर ये ग्रुप है, ये होता है अल्कोहल। अल्कोहल में दो पार्ट होते हैं, एक तो ये है हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन चेन। ये कैसा होता है? ये नॉन पोलर पार्ट होता है, नॉन पोलर। ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक कैसे? अरे पानी तो पोलर सॉल्वेंट है, लाइक डिजोल्व लाइक, तो पानी अगर पोलर है तो उसमें पोलर कंपाउंड तो जाएंगे अंदर, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन चेन होती है, ये तो क्या होती है? नॉन पोलर नेचर की होती है, तो ये पानी में सॉल्युबल नहीं होती है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। ये जो पार्ट होता है ना, ये OH, ये होता है पोलर नेचर का, तो ये होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट, ठीक है। अब एक बात है कि जैसे जैसे जो छोटे अल्कोहल होते हैं ना, छोटे अल्कोहल, वही पानी में सॉल्युबल होते हैं। जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाती है, हाइड्रोफोबिक पार्ट की लेंथ बढ़ती जाती है, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा तो वाटर में सॉल्युबल है, कम होता जाएगा। तो नोट कर लें।
हो गया बेटा? चलो एक बात मुझे बताओ कि देखो जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, सॉल्युबिलिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/, नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्योंकि कार्बन एटम क्या होता है? हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ ब्रांच के। कार्बन चेन अगर स्ट्रेट चेन में हो सारे के सारे कार्बन, तो वो ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, सरफेस एरिया ज्यादा होता है उनका। अगर मैं कार्बन चेन के ब्रांचेस लगाता जाऊं तो उसका सरफेस एरिया कम होता जाता है। और सरफेस एरिया कम होगा तो हाइड्रोफोबिक पार्ट का सरफेस एरिया कम, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ेगी ना, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ OH ग्रुप। नोट कर लो, ये है पूरी इसकी कहानी। चलो एक क्वेश्चन बताओ, फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑर्डर इन वाटर। ये चारों दे रखे हैं ABCD, सिंपल क्वेश्चन है, बताएं। बताओ भाई, सबसे ज्यादा आएगा A का, फिर B का, और C और D में कंफ्यूजन है कि वहां कार्बन तो सेम है, लेकिन जब ब्रांच बढ़ेगी तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो हाइड्रोफोबिक पार्ट कम, छोटा, हाइड्रोफोबिक पार्ट छोटा, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो D की ज्यादा होगी। अरे D में एक ब्रांच से नजर आ रही है अपन को, तो यहां क्या आ जाएगा? A, फिर B, फिर D, फिर C। और नीचे वाले तो साफ ही समझ में आ रही है, OH ग्रुप बढ़ेगा तो H बॉन्डिंग बढ़ेगी, H बॉन्डिंग बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सिंपल। हो गया बेटा? तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब बात करते हैं मेन केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो श्वेता आप मुझे एक बात बताओ,
ये ROH है, ROH COH। अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा कि न्यूक्लियोफाइल बनेगा? आप देखो, समझो ढंग से, ये दोनों बन सकता है। अगर मान लो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो, मतलब कौन बाहर निकल गया? H प्लस बाहर निकल गया। H प्लस बाहर निकल गया तो पीछे क्या बना? O पर नेगेटिव बना। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर OH माइनस बाहर निकल गया हो, तो जब OH माइनस चला गया तो पीछे क्या बचा? कार्बन पॉजिटिव। और कार्बन में पॉजिटिव आएगा तो वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल। यानी कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, उसके बेस पर डिपेंड करता है कि ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा या इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ये दोनों की तरह काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल कैन एक्ट एज बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। लिखोगे पहला पॉइंट लिखो, रिएक्शन विच इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अरे हो गया क्या? ठीक है, जैसे यहां पर ROH है, अगर ये ब्रेक हुआ, ठीक है, अगर ये ब्रेक हुआ तो RO नेगेटिव और H प्लस बनेगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। अच्छा एक बात बनाओ, यहां जब ये OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो जो मेरे पास जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो क्या बन रहा है? एनायनिक स्पीसीज बन रही है। और किसी भी रिएक्शन की रेट किस पर डिपेंड करती है? इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर। सिंपल है। तो मुझे बताओ यार, ये स्टेबल कब होगा? जब R क्या हो? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अरे R क्या हो? ये वाला जो ग्रुप है, ये इस एनाइन को स्टेबल करना है, तो ये विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए कि डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए? पहले तो ये बताओ। विड्रॉइंग। अब विड्रॉइंग तो नहीं है, अब मेरे पास तो डोनेटिंग है। तो अब डोनेटिंग ग्रुप है, तो डोनेटिंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। डोनेटिंग ग्रुप छोटा होना चाहिए। तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वो उसका प्लस आई कम लगेगा। फिर 2 डिग्री का प्लस आई थोड़ा ज्यादा होता है, 3 डिग्री का और ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां पर रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल प्रोपोर्शनल टू, ये किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? स्टेबिलिटी ऑफ RO नेगेटिव। इसका मतलब 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ROH। नोट कर लें बेटा। हाँ जी, तो अभिलाषा मुझे ये बताओ, यहां पर ये RO नेगेटिव किसकी तरह बिहेव करेगा?
यहां अल्कोहल किसकी तरह बिहेव करेगा? यहां अल्कोहल किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा ऑब्वियसली। तो आप नोट कर लो, इन सच रिएक्शन अल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अरे आप इतनी बार बोलते आए हो ना कि ऑक्सीजन अटैक करेगा, जुड़े है ना, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, वही तो रिएक्शन है सारी की सारी। जब ऑक्सीजन लोन पे डोनेट करेगा, उस पर पॉजिटिव आएगा, उस पर पॉजिटिव आएगा, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच के उसे H+ बना के भगा देगा। अरे बोला नहीं बोला आपने बहुत बार, तो वही तो रिएक्शन है। हाँ जी, चलो तो इसका एग्जांपल है पहला, यहां ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है और एसिड की तरह भी काम कर सकता है। ऑब्लिक करके लिख लो। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में कौन देता है हाइड्रोजन? एसिड देता है कि अल्कोहल देता है? एसिड OH देता है, वहां अल्कोहल H देता है। ठीक है, तो वो वाली रिएक्शन में तो यही है। पहला लिखो एसिडिक नेचर, पहला लिखो एसिडिक नेचर। नई चीजें कम आती है भाई अब यहां धीरे धीरे, अब तो सारी वही चीजें रिपीट होंगी, पुरानी 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 पुरानी। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं जो जो पेपर में आएगा वो तो 2 लेक्चर पहले तक का ही आएगा, और तुम्हें लगेगा कि हाँ आया अल्कोहल से या आया एल्डिहाइड से। ठीक है, तो क्योंकि एल्डिहाइड में अभी जैसे अपन ने रिएक्शन करवाई, H- अटैक करेगा कार्बन के पॉजिटिव पे और H+ चला जाएगा ऑक्सीजन के नेगेटिव पे। वो रिएक्शन पहले भी कर चुके हैं अपन एल्केन चैप्टर में ही। तो इसलिए नोट्स कॉपी को ढंग से पढ़ो और मॉड्यूल सोल्व करो। जैसे तो अल्कोहल चल रहा है, अल्कोहल का तो मॉड्यूल ही छोड़ दो ना, एल्काइल हैलाइड का तो एल्काइल हैलाइड तक तो मॉड्यूल प्रॉपर कर लो। ठीक है, आप यहां रुकते हो तो हम 3 से 5 यही रहते हैं, फिर फ्री रहते हैं बिल्कुल, तब डाउट पूछ सकते हैं आप। चलो, एसिडिक नेचर, इधर मैं रिएक्शन कर रहा हूं ROH की, इधर NaOH के साथ, ये क्या बनेगा RONA, और क्या बनेगा H2, और क्या बनेगा H2O। चलो, मुझे आप अनुकृति एक बात बता, मैंने एक दिन एक स्टेटमेंट बोला था, है ना, एसिड बेस रिएक्शन कहां से कहां चलती है? स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड वीक बेस की ओर, या वीक एसिड वीक बेस से स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की ओर। इसमें सोचने की जरूरत नहीं बेटा, रिएक्शन में हमेशा स्ट्रॉन्ग वाले पार्टिसिपेट करते हैं पहले, तो रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की ओर चलती है। हमेशा स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे वो तो रिएक्ट करेंगे। तो एक रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, एसिड बेस रिएक्शन वीक एसिड वीक बेस की ओर चलती है। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसने H दिया, इसने OH दिया, ये बेस है ना ऑब्वियसली, तो ये यहां तो ये H दे रहा है, तो ये क्या है एसिड। लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन से देखूं, बैकवर्ड डायरेक्शन से, तो पानी ने H दिया होगा, फिर ये तो इसके पास तो H है ही नहीं यार, वो कहां से देगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो एसिड है, ये बेस है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ये एसिड है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बेस हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? हमें अनुकृति आपने जीओसी कब रिवाइज की थी लास्ट? पता नहीं, देखो पता लग गया मुझे, बता कि अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है कि पानी ज्यादा एसिडिक है?
पानी ज्यादा एसिडिक है, सही बोल रही हो। ठीक है, पानी सारे अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है केवल मिथेनॉल को छोड़कर। जो स्मॉलेस्ट अल्कोहल होता है ना CH3OH, वही केवल पानी से ज्यादा एसिडिक होता है, बाकी सारे अल्कोहल पानी से कम एसिडिक होते हैं। तो पानी ज्यादा एसिडिक होता है, अल्कोहल कम एसिडिक होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो पीछे है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, पीछे की तरफ। तो रिएक्शन कहां जाएगी, स्ट्रॉन्ग से वीक की ओर, यानी ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी, ये रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो H2O की ज्यादा होती है, किससे, मैं पूरा ही लिख देता हूं, CH3OH की ज्यादा होती है पानी से, और बाकी यहां अदर अल्कोहल। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। सर मुझे क्या पता कि ये मिथेनॉल नहीं है। अरे तो मिथेनॉल तो एक पर्टिकुलर केस हो गया ना, बाकी तो दुनिया भर के अल्कोहल तो अलग ही होते हैं, तो बात जनरलाइज करते हैं अपन। तो ये रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट। यहां रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। A ये दोनों रिएक्शन देखो और आप सोचो कि एक रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये H प्लस देगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में ये H प्लस देगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ पता कर लो ना। एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे पता करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट। तो यहाँ H प्लस जाने के बाद O पर नेगेटिव आएगा, यहाँ H प्लस जाने के बाद H पे नेगेटिव आएगा। कौन ज्यादा स्टेबल है, O पर नेगेटिव, भाई मोरियन पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है। तो यही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। यहाँ पर भी सेम वही केस है। तो ये नोट कर लो, दोनों रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये भी फॉरवर्ड जाएगी और ये भी फॉरवर्ड जाएगी। मेटल जो होती है वो बेस होती है, बेस। ऑल मेटल आर स्ट्रॉन्ग बेस। सेकेंड रिएक्शन लिख लो इसमें। ये तो एसिडिक नेचर था, एग्जाम्पल सेकेंड लिख लो, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन आपको याद ही है अच्छे से, RCH2OH और RC डबल बॉन्ड OOH। ये H देगा और ये OH देगा, आपको याद होना चाहिए ये अपनी बातें।
नोट कर लो बेटा। ये पहला टाइप का रिएक्शन था जिसमें O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। अब B लिखिए, रिएक्शन विच इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड। क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड, ROH, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये क्या बनेगा R प्लस और ये क्या बनेगा OH माइनस। तो कैसा बना इंटरमीडिएट? यहां पर इंटरमीडिएट कैसा बना? कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। तो यहां एल्कोहल इन सच रिएक्शन, अरे यहां एल्कोहल किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोकैटायन बना ना यहां पर, तो वो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। इन सच रिएक्शन एल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो आप मुझे बताएं रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल बताओ फिर। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट यानी कार्बोकैटायन के। कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? 3 डिग्री। तो यहां रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ जाएगा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से 70-80% ऑर्गेनिक हो चुकी है। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी केवल 60% ही हुई है ना। तो समझने वाली कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं आने वाली अब। अब मुझे क्या कराना है यहां पर कि मुझे इसके एग्जाम्पल बताने हैं आपको कि ऐसी कौन सी रिएक्शन जिसमें कार्बन और OH अलग होता हो। तो पहला एग्जाम्पल लिखो, रिएक्शन विद ल्यूकास रिएजेंट। रिएक्शन विद ल्यूकास रिएजेंट। अब बताना कुछ भी नहीं है मुझे वहां पर, मैं बस समझा चुका हूं। ये तो ZnCl2 प्लस HCl यूज में लेते थे आप। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में आपको डिफरेंस करते थे वहां पर। 3 डिग्री हाथों हाथ टर्बिडिटी देता था, 2 डिग्री 5 से 10 मिनट में, और 1 डिग्री 30-35 मिनट्स में, हाफ एन आवर में। ठीक है, तो आगे एग्जाम्पल नंबर सेकंड, रिएक्शन विद PCl5, PCl3, PBr3, ये सारे के सारे रिएक्शन कौन सी? ठीक है, ये ऊपर वाली रिएक्शन जनरली SN2 SN1 होती थी, SN1 जनरली। ये रिएक्शन जनरली SN2 होती थी, SN2। ये आप पढ़ चुके ना PCl5 के रिएक्शन, वो अपन ने पढ़ा था।
ऑक्सीजन कंटेनिंग के साथ जब PCl5 रिएक्शन करता है, एक POCl3 बनता है, 2 Cl अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस लगाते हैं। थोड़ा याद आ रहा है तुम्हें? ठीक है। थर्ड लिखो, रिएक्शन विद SOCl2। SOCl2 पता नहीं आपको याद आ रहा है क्या? दो मैकेनिज्म थे वहां पर, एक SN2 था, एक SNI था। SN2 कब था? विद पिरिडीन। और SNI कब था? विदाउट पिरिडीन। विदाउट पिरिडीन। इसी तरह चलेगा। मतलब कि हाँ, ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका, बस वो बताना है आपको। टाइम तो इसमें बहुत लगता है ना। फोर्थ लिखो, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। आप एल्कीन पढ़ चुके हो, तो ये एल्कीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आप यूज ही इसीलिए करते थे। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो यहां रिएजेंट कौन कौन से यूज में आएंगे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4, एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, Al2O3 या P2O5। ये क्या होता है? एसिडिक डिहाइड्रेशन। एसिडिक डिहाइड्रेशन। E1 रिएक्शन। आप E1 E2 पढ़ चुके हैं ना? अरे हॉफमैन बनेगी कि सेटजेप बनेगी, वो एल्किन पढ़ी तो है अपन ने, तो वहां यही किया था अपन ने। और यहां पर H+ है नहीं। एक मिनट, एल्कोहल में जो क्या कौन सा ग्रुप होता है? OH। OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है कि नहीं होता? OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता। तो एसिडिक मीडियम में H+ लेते हो, उसे पानी बनाते हो, तब जाके अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा, तब वो निकलेगा। निकलेगा तो क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या बनता है? E1 में। लेकिन इन दोनों नीचे वालों में तो H+ है ही नहीं। H+ है नहीं, तो यहां जो डिहाइड्रेशन होगा वो E2 होगा, E1 नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। तो लिख लो ब्रैकेट में E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन। CH3 CH2OH 443 केल्विन या 170 डिग्री सेल्सियस, ये भी रिएक्शन करवा रखी है। 170 या 140 डिग्री सेल्सियस। एक में डिहाइड्रेशन होगा, एक में ईथर बनेगा। अरे डिहाइड्रेशन, एलिमिनेशन के लिए टेम्परेचर लो चाहिए कि हाई चाहिए? हाई चाहिए। तो ऊपर वाली रिएक्शन में क्या बनेगी? एल्कीन बनेगी। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करोगे तो यहां एल्कीन बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और यहां अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करोगे तो यहां बनेगा ईथर, CH3 CH2O CH2 CH3। इसे बोलते हैं विलियमसन कंटिन्यूअस
etherification process. Williamson continuous etherification. मैं इसका मैकेनिज्म बताता हूं, एक बार देखो। मैकेनिज्म किसका मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं? विलियमसन ईथर वाली रिएक्शन का। ठीक है, सामने ध्यान देते हैं, एक मिनट। CH3 CH2OH, यहां कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपने यूज लिया, ये क्या देगा आपको? H+। सामने देखो बेटा, अरे वहां जब एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे ना, तब आपने वहां बहुत लिखा है अच्छे से कि अगर टेम्परेचर रिक्वायर्ड टेम्परेचर से कम होता है तो रिएक्शन NSR हो जाती है इंस्टेड ऑफ एलिमिनेशन। तो यहां 140 थोड़ा कम टेम्परेचर है, तो यहां सब्स्टिट्यूशन होगी रिएक्शन। तो पहले स्टेप में क्या होगा? ये यहां अटैक करेगा। अब ये क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। H2O एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा, तो मैं तो इसी स्टेप में उसे रिलीज करवा देता हूं। और यहां क्या हो जाएगा? ये रहा CH3CH2, ये पॉजिटिव। ये क्या है? दिस इज स्टेप 1, या यहां लिख लेते हैं स्टेप 1। और इसका स्टेप 1 है क्या? इस रिएक्शन का RDS स्टेप है। तो RDS स्टेप में क्या बना? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। और जिस भी रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, वहां क्या पॉसिबल होता है? रीअरेंजमेंट। मैं बार बार नहीं लिखूंगा अब, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में, स्टेप सेकंड, ठीक है, ये CH3 CH2, ये पॉजिटिव। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। आपके पास इसका दूसरा मोल होगा CH3 CH2OH, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये अपना लोन पेयर कहां अटैक करेगा? इस पर। जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा, ऑक्सीजन में पॉजिटिव आएगा, वो हाइड्रोजन को भगा देगा यहां से। ये कौन सा स्टेप है इसका? फास्ट स्टेप है। तो अब ये जाके वहां जुड़ जाएगा। सिंपल, नोट कर लो बेटा। ये होता है विलियमसन ईथर कंटिन्यूस ईथरिफिकेशन, कंटिन्यूस ईथरिफिकेशन। ऊपर वाला नहीं गया क्या? कर लो नोट। सर वो आपने अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल बताया, वो बता दोबारा। ये रहा ना इलेक्ट्रोफाइल। अरे ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ ना पहले रिएक्शन, पहले स्टेप में। अरे पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल होंगे। दूसरा अल्कोहल जिसपे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, वो न्यूक्लियोफाइल है। नहीं, वो ईथरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर बताया था। यही बताया था क्या अभी? हाँ ये रहा ना। नहीं, ये इलेक्ट्रोफाइल थोड़ी। कहाँ बोला मैंने इलेक्ट्रोफाइल इसमें? ये रीएस्टरिफिकेशन रिएक्शन तो नहीं, इसके नीचे। हाँ ये कार्बोकेटाइन बना ना ये। तो कार्बोकेटाइन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की रिच। तो डेफिशिएंट ही तो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, और क्या होते हैं? कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल है। हाँ, अरे मतलब अल्कोहल ही तो सोर्स है कार्बोकेटाइन का। इस हिसाब से वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा ना यहाँ पर। चल नोट करो। हो गया इतना नोट? एक एग्जाम्पल लिखो।
CH3 CHOH CH3 440 Kelvin 85% H3PO4। चलो ये लास्ट रिएक्शन है। एक मिनट मेरी बात समझो, सुनना। देखो 1 डिग्री अल्कोहल से जो कार्बोकेटाइन बना, इसके बगल में केवल 3 अल्फा एच है। 2 डिग्री अल्कोहल से OH हटने के बाद वो सेम प्रोसेस होगा बेटा, वहां से H प्लस आएगा, OH पे अटैक करेगा, H2 अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा, हट जाएगा, पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव के बगल में 6 अल्फा एच। यहां पर जब OH हटेगा तो यहाँ 9 अल्फा एच। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? लास्ट वाली, क्योंकि कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल बन रहा है। तो इस केस में मुझे H3PO4 की देखो परसेंटेज, इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम कर दी अपन ने, 20% ही होगा तो भी चलेगा। यहां कितना चाहिए? 85% चाहिए, 85% 2 डिग्री के अंदर, और वहां तो इससे भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए 1 डिग्री में। तो धीरे धीरे परसेंटेज क्या करते जाएंगे अपन? कम करते जाएंगे, क्योंकि अल्कोहल खुद ही स्टेबल बन रहा है। नोट कर लो। तो ये डिहाइड्रेशन के थ्रू अपन ने अल्कोहल का डिहाइड्रेशन पढ़ा अपन ने। ठीक है, तो बहुत है आज के लिए। ओके।